पिछले 2 दिन से पूरे देश में चर्चा चल रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर के जो जमीन खरीदी गई उसमें कुछ घोटाला हुआ है, और इस घोटाले का पर्दाफाश किया है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। आज हम उन्हीं से बातचीत करने जा रहे हैं, ये घोटाला है क्या, और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने आरोप लगाए, तो उस पर बात होगी। तो हमारे साथ हम आपकी मुलाकात कराते हैं संजय सिंह जी से। हमारे साथ आलोक जोशी हैं। आलोक जोशी से आपकी मुलाकात हुई। तो संजय जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके बाद आज पूरा राष्ट्रीय एजेंडा बदला हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने भी अभी इसको लेकर के काफी हंगामा किया, और आज तो वहां पुलिस से उनकी मुठभेड़ भी हुई है, कुछ कार्यकर्ता भी पीटे गए हैं। समाजवादी पार्टी ने कल अयोध्या ने भी ये मुद्दा उठाया था, सीपीआई ने मुद्दा उठाया, कई लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ये मामला है क्या, पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं। जी जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को नमस्कार। ये मामला ये है कि 18 मार्च 2021 को एक जमीन खरीदी जाती है। हरीश पाठक और कुसुम पाठक से वो जमीन खरीदी जाती है। उस जमीन की मालियत 5 करोड़ 80 लाख की है, लेकिन वो जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के द्वारा 2 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है। और इस जमीन की खरीद में जो गवाह हैं, वो गवाह हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा जी। अनिल कुमार मिश्रा जी इस खरीद में गवाह हैं, और दूसरे जो गवाह हैं, ये तो एक अनिल कुमार मिश्रा जी हैं जो ट्रस्ट के मेंबर भी हैं और इस जमीन खरीद के गवाह हैं, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं अयोध्या के ऋषिकेश उपाध्याय जी, वो भी इसमें गवाह हैं। तो ये कागजात है पूरे। और ये जो जमीन खरीदी गई, ये बड़ी मजेदार बात है कि ये 7:10 पे 18 मार्च 2021 को 7:10 पे खरीदी गई। 7:10:39 पे। और ठीक 5 मिनट के बाद ये जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी 18.5 करोड़ रुपए में। तो टोक्यो में, जर्मनी में, फ्रांस में, पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, दुनिया के किसी हिस्से में 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगे होते आपने क्या देखा और सुना है? 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन महंगी होते हुए क्या आपने कभी देखा और सुना है? ये करिश्मा और कारनामा राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने किया, जहां पर इस देश के करोड़ों लोगों ने प्रभु श्री राम के प्रति आस्था जताते हुए चंदा दिया है। उसमें ये घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये दोनों कागजात थे। और ये जो जमीन खरीदी गई है, ये जमीन, बड़ी मजेदार बात है कि इसमें भी गवाह, इस जमीन के खरीद में भी गवाह वही अनिल कुमार मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय है। और ये जमीन 7:15 पे खरीदी जाती है। तो ये खुला भ्रष्टाचार है, इसमें कहीं कोई बचने की गुंजाइश नहीं है। एक बात पे कह के और अपनी बात को खत्म करूंगा। एक इसमें सफाई आई है राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से, चंपत राय जी की ओर से। पहले तो ये लोग मान नहीं रहे थे, कल ये कह रहे थे कि ये कागजी फर्जी है, ये तो हवा में बातें हो रही हैं, और शाम को कैसे रजिस्ट्री हो गई और फलाना ढिमका, दुनिया भर की बात है। लेकिन कल शाम को ही इन्होंने पहली बात तो ये मान लिया कि ये जमीन ट्रस्ट ने खरीदी है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये जमीन साहब महंगी है। तो अब इस दोनों बात का मैं जवाब देके अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात, तो जब ये कह रहे हैं कि जमीन महंगी है, तो मैं ये मान लेता हूं इसका सर्किल रेट ही 5 करोड़ 80 लाख रुपए, 5 करोड़ 79 लाख कुछ हजार समथिंग, लगभग 5 करोड़ 80 लाख की ये जमीन है। ये इसका सर्किल रेट है। सर्किल रेट का मतलब आदित्यनाथ जी की सरकार के जिला अधिकारी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा निर्धारित रेट। तो अगर अधिकतम महंगी जमीन भी आप इसको मान लें, तो ये जमीन तो 5 करोड़ 80 लाख की है, तो 18.5 करोड़ कैसे हो गया? दूसरी बात, दूसरा मैं इसमें जिक्र करना चाहूंगा कि अगर ये जमीन, जो चंपत राय जी ने कहा कि पहले से एग्रीमेंट हुआ था कुसुम पाठक और हरीश पाठक के साथ, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी का, वो तो बहुत पहले से एग्रीमेंट हो गया था साहब, और जब हमें मिली तो एग्रीमेंट के बाद विक्रेतागणों ने बेची। अब ये बैनामे का कागज है, रजिस्ट्री का कागज है। इस कागज में क्या लिखा हुआ है? कागज में लिखा हुआ है कि ये बेची जाने वाली जमीन, ये विकृत जमीन सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। ये लिखा हुआ है इसमें।
आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, अगर किसी जमीन के बारे में पूर्व में कोई एग्रीमेंट हुआ होता है, अगर किसी प्रकार का एडवांस दिया गया होता है, अगर किसी प्रकार का कोई लेन देन या करार होता है, तो रजिस्ट्री होते समय उस बात का जिक्र होना आवश्यक है। लेकिन इस रजिस्ट्री में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जमीन सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है, ये कहीं बंधक नहीं है, ये किसी के नाम हस्तांतरित नहीं है, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो ये कहना कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक से साहब सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी ने बहुत पहले एग्रीमेंट करा लिया था और बाद में अब जमीन वहां महंगी हो गई है, तो दोनों बातें इससे धराशाही और झूठी साबित हो जाती है। पहली बात तो अगर बहुत महंगी हुई तो 5 करोड़ 80 लाख रुपए जो सर्किल रेट है, और अगर दूसरी बात मान लें कि जो अनिल कुमार मिश्रा जी की देखरेख और गवाही में जमीन खरीदी गई तो 2 करोड़ की खरीदी गई, और तीसरी बात मान लें तो 5.5 मिनट के अंदर 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड के दाम से जमीन महंगी हो गई। तो ये घोटाला। संजय जी एक सवाल ये था, ट्रस्ट ने पैसा दिया इस पूरी जमीन का, तो ये इसका जो आप घोटाला कह रहे हैं इसका फायदा किसको हुआ है? बहुत आसानी बेचने वाले। जी बहुत आसानी से समझा देता हूं, बहुत आसानी से। 2 लोग पकड़े गए, एक का नाम है सुल्तान अंसारी, दूसरे का नाम है रवि मोहन तिवारी। उनसे कहा गया एक जमीन को तुम 2 करोड़ में खरीदो, हमारा मेंबर उसमें गवाह बन जाएगा, भाजपा का मेयर उसमें गवाह बन जाएगा। फिर 5 मिनट के बाद वही जमीन उनसे कहा गया 18.5 करोड़ रुपए में बेच दो, हम 17 करोड़ रुपए तुम्हारे खाते में डाल दे रहे हैं, 1.5 करोड़ बाद में डाल के इसको वो अपने नाम पे रजिस्ट्री करा लेंगे ट्रस्ट के नाम पे। तो ये समझना तो बहुत आसान है, यही खेल तो हिंदुस्तान में होता है, यही खेल तो तमाम भ्रष्टाचारियों ने पहले भी किया है। उन लोगों नहीं तो इसमें ट्रस्ट की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है आपको? ट्रस्ट की जो भूमिका है साफ तौर पे इसमें कहीं कुछ छिपा है? मैं तो आपसे बता रहा हूँ कि 2 लोगों से पकड़ के वो जमीन खरीदवा के उनके नाम 18 करोड़ रुपए भेज के बाद में बंदरमाट कर लिया गया। यही होता है, यही हुआ है। आखिर इसको ट्रस्ट के पैसे को लीगली वो कैसे लूट सकते थे? ये एक तरीका होता है भ्रष्टाचार का, जिसमें आप अपने आप को कानूनी रूप से सही दिखाने की कोशिश करते हैं और ऐसे पैसे की बंदरमाट कर लेते हैं। मतलब फिर 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में कैसे हो जाएगी? आपके आरोप लगाने के बाद से अभी तक कोई एफआईआर, कोई जांच, कोई जांच कमेटी की कोई खबर तो नहीं मिली अभी तक? देखिए, अब ये तो सरकार को तय करना होगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सर्वोच्च सदन में इस ट्रस्ट की घोषणा की थी। ये तय करना होगा देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि उनके आदेश पर ये ट्रस्ट बना है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और देश के प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने इसी ट्रस्ट के नाम पे करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा किया। तो अब तो उनकी जवाबदेही बनती है कि इस पैसे में अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो लोग क्या करेंगे और क्या करना चाहते हैं, और अगर नहीं कुछ करेंगे तो फिर हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे कि हमें क्या करें। लेकिन ये घोटाला हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कल जिस बात को भाजपा के लोग नकार रहे थे और जिस तरह से पैरवी में आ गए थे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, शाम होते होते और थोड़ी रात होते होते चंपत राय जी ने बता दिया कि इसमें कैसे करोड़ों की चपत लगाई गई है। संजय जी, ये बताइए कि जो आपने कागज दिखाए, जो आप आरोप लगा रहे हैं, मतलब आपने एक तो 2 सौदे दिखाए और आपने कहा कि ये एक मोडस ऑपरेंडाई है कि किसी आदमी को पकड़ो और उससे कहो कि तुम ये जमीन खरीद लो, कुछ देर बाद हम तुमसे खरीद लेंगे, जो डिफरेंस है वो आपके पास चला जाएगा, जिसमें फिर जाहिर है बंटवारा हो जाएगा। लेकिन आप इल्जाम किस पर लगा रहे हैं? वो कौन लोग हैं? कोई है जिन पे आपको शक है? किन लोगों ने ये घपला किया और उसमें कौन कौन और शामिल हो सकता है? 3 नाम ट्रस्ट और बीजेपी से जुड़े हुए सामने आते हैं। एक नंबर 1 चंपत राय, नंबर 2 ट्रस्ट के मेंबर अनिल कुमार मिश्रा, नंबर 3 भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। 2 नाम और नजर आते हैं जिनके जरिए ये पूरा खेल हुआ, एक रवि मोहन तिवारी, दूसरा सुल्तान अंसारी। 2 नाम जिन्होंने जमीन बेची, उनकी मुझे कोई सीधे तौर पे तो भूमिका नजर नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने जमीन को 2 करोड़ रुपए में बेचा है और जो जमीन की मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, तो उनकी तो कोई सीधे तौर पे भूमिका नजर नहीं आती।
लेकिन बाकी इन लोगों की, ऋषिकेश उपाध्याय की, अनिल कुमार मिश्रा की और ट्रस्ट के जो चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी हैं चंपत राय की, इन लोगों की भूमिका जरूर नजर आती है, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। जी। तो जब आपने ये जांच की है, क्योंकि ये कागज बिना जांच किए तो आपके हाथ में आया नहीं होगा, तो आपने अयोध्या में इस दौरान और जो जमीनें बेची खरीदी गई हैं उन पर भी कुछ नजर डाली है? कुछ आपको लगता है कि और भी जो हो सौदे सकता हैं है अगर कि उनकी जांच कागज हो तो आने उसमें कुछ वाले निकले? दिनों हो सकता है कि कुछ कागज आने वाले दिनों में और मिल जाए, क्योंकि इस खुलासे के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने स्तर पे संपर्क किया है और बताने की कोशिश की है, लेकिन जब तक सामने कोई कागज ना आ जाए और उसको फिर से एक बार चेक न किया जाए तो फिर तब तक बोलना ठीक नहीं होगा, इसलिए कि ये बहुत ही संवेदनशील मसला है। तो जैसे ही कोई कागज और आता है तो फिर वो भी बताएंगे। एक और जी आरोप संजय है जनता पार्टी की तरफ से, एक एक पहले तो ये कि इसकी सफाई जो आ रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि पहले चंपत राय जी ने उसकी सफाई दे दी, फिर भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट कर दिया जवाब में कि ये ऐसा ऐसा नहीं है। तो इसकी दरअसल सफाई किसको देनी थी? जब आपने आरोप लगाया तो आपको क्या लगता था कौन आदमी जवाब देगा? ये तो खुद जैसे होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम भी नहीं लिया था। मैंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बात ट्रस्ट के इर्द गिर्द की थी, लेकिन भाजपा के विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने बाकायदा हजारों करोड़ का चंदा इकट्ठा करवाया है, तो वो अपने आप मैदान में कूद पड़े कि नहीं नहीं साहब ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल झूठा आरोप है और ऐसा है और वैसा है। तो इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने उनका नाम ही नहीं लिया, वो बिना मतलब सफाई में कूद पड़े। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस घोटाले में अगर गहनता से जांच होगी तो तमाम भाजपा के नेता भी इसमें हो सकता है फंसेंगे, इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं। उनका मेयर तो सीधे तौर पे इसमें फंस रहा है, इस पूरे डील में और इस खरीद में। वो भाजपा का मेयर है ऋषिकेश उपाध्याय। तो इसलिए अभी जब पूरी इसकी गहनता से जांच होगी तो हो सकता है तमाम बड़ी मछलियां सामने आए जो कि इसमें फंसेंगी। जी, ये राजनीतिक माहौल जो उत्तर प्रदेश का काफी गर्मा गया है। कांग्रेस ने आज भारी प्रदर्शन भी किया और समाजवादी पार्टी से लेकर सीपीआई। आप लोगों ने भी कोई योजना बनाई उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर किसी आंदोलन की? नहीं, निश्चित रूप से करेंगे, और क्योंकि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। मैंने जैसा कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। लोगों ने अपना पेट काट के इस मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है, और बहुत सारी महिलाओं ने गहना बेच के चंदा दिया है, बहुत सारे लोगों ने इसमें चंदा दिया है। तो मुझे लगता है कि जब कोई कार्रवाई ऊपर से नहीं होगी तो हम लोग भी अपनी रणनीति तय करेंगे क्या करना चाहिए। संजय जी, ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आपने ना तो वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, ना आपने राम मंदिर के लिए चंदा दिया, फिर आप ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? अब ये तो कोई पैमाना और थर्मोमीटर लेके भाजपा के लोग तय नहीं कर पाएंगे कि कौन राम भक्त कितना है और कौन कितनी पूजा करता है। ऐसी कोई आने वाले दिनों में कानून बन जाए कि भाई आपको इतने घंटे पूजा करनी होगी और ऐसे रहना होगा और ऐसे चलना होगा, तो उस समय देखेंगे। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं इस बात की सफाई देने की जरूरत है। अभी तक के कानून के मुताबिक भविष्य में कोई कानून बन जाए तो मैं कह सकता है कि मैं कितना पुजारी हूँ, कितना भक्त हूँ, कितना राम को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ। और इसका प्रमाण कम से कम भाजपा के चोर और बेईमान लोगों से तो मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि क्या नहीं कहते हैं वो मैं नहीं जानता। और हाँ, जो बात आपने चंदे की कही वो मैं जरूर कह सकता हूँ कि इन चंदा चोरों को शायद मैं पहले से पहचानता था, तो इसलिए इनको चंदा देना उचित नहीं मैंने समझा। ये चंदा चोर हैं और ये बेईमान और भ्रष्ट लोग हैं, ये मेरा अनुभव वर्षों पुराना, और ये कागजात सामने लग गए इसलिए इसका खुलासा करने में और आसानी हुई मुझे। लेकिन मेरे बारे में इनकी धारणा बहुत पुख्ता है कि ये चोर बेईमान लोग हैं। जी संजय जी, कहा जा रहा आम आदमी पार्टी की जमीन उत्तर प्रदेश में तैयार करने के लिए आप इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठा रहे हैं। देखिए, पिछले लगभग 1 वर्षों से जरूर उत्तर प्रदेश में मैंने और पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है, और तमाम ऐसे मुद्दों पे, चाहे वो विक्रु कांड हो या फिर अभी जो खुशी दुबे का मामला है
4 महिलाओं को जेल में रखा है पिछले 10 महीने से, या फिर ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर के घोटाले का मामला हो, या फिर कोरोना में अभी जो ऑक्सीजन सिलेंडर 12,000 का 55,000 में इन्होंने खरीदा आदित्यनाथ जी, ऐसे तमाम मुद्दों को, शमशान में लकड़ियां जिन लोगों की मृत्यु हुई उनको, ऐसे तमाम मुद्दों को मैंने पिछले 10-12 महीनों में उठाया है समय समय पे। और खासतौर से कानून व्यवस्था का मुद्दा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार घटनाएं हुई हैं। यूपी में बड़ी अजीब सी बात है कि वहाँ पे एसपी रंगदारी मांगता है और नहीं मांगने पे हत्या करा देता है। और आपने सुना होगा माफिया फरार, चोर फरार, डकैत फरार, लेकिन वहाँ पे एसएसपी ही फरार है, पाटीदार। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जिसको मैं प्रयास करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता के सामने लाया जाए। बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के अपने भाई को ही डब्ल्यूएस कोटे में नौकरी दिलवा लेते हैं, उनका भी मामला मैंने खोला। किस प्रकार से उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बनाई, उनका भी मामला मैंने खोला। तो बाकी तो लोगों के ऊपर है कि वो कितना सपोर्ट आम आदमी पार्टी को करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि पंचायत का चुनाव जो हुआ उसमें हमको अच्छी सफलता मिली। 85 हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं और करीब 40 पंचायत के चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिला है। तो जहाँ तक चुनाव का और राजनीति का प्रश्न है वो तो एक अलग विषय है, लेकिन जो ये मुद्दे सामने आए ये निश्चित रूप से सबको झकझोरने वाले हैं। और इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पैदा हुआ है कि जिन लोगों के ऊपर भरोसा और विश्वास करके जनता ने चंदा भी दिया, वोट भी दिया, आज वो लोग क्या कर रहे हैं, ये जरूर तस्वीर सामने आई कि ट्रस्ट ने बड़े पैमाने पे पैसा इकट्ठा किया है। उस ट्रस्ट की पारदर्शिता को लेकर के अभी भी अब लग रहा है कि पूरे जो पैसा इकट्ठा हुआ है उस पर कोई श्वेत पत्र जैसा जारी किया जाना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इस पूरे मसले पर सामने आके जवाब देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देश के सर्वोच्च सदन में इस ट्रस्ट की घोषणा की थी। और ये ट्रस्ट ऐसे ही नहीं बना, ये ट्रस्ट बना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर। तो जो ट्रस्ट सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बना, जिस ट्रस्ट की घोषणा देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, उस ट्रस्ट के बारे में अगर इतना बड़ा घोटाला सामने आया है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को सामने आके उसके बारे में जवाब देना चाहिए। मुझे याद है वो राम जन्मभूमि के शिलान्यास के मौके पर भी गए थे और उन्होंने मंदिर का शिलान्यास भी किया है, तो उनको तो जवाब जरूर देना चाहिए इस मामले में। जी, तो संजय जी एक बात और बताइए कि अब आपने कहा कि साल भर से ऊपर हो गया आपको काम करते हुए, उत्तर प्रदेश में जमीन बना रहे हैं और जिसमें आपके हिसाब से सफलता भी मिली है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है तो वहां अपोजिशन की पार्टीज को आपस में कुछ कोऑर्डिनेशन करना होगा? तो आप लोगों का इस विषय में कुछ विचार चल रहा है? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ विचार नहीं चल रहा है, लेकिन समय आने पे जो कुछ भी उत्तर प्रदेश की जनता के हित में होगा उसको लेके फैसला हम लोग करेंगे। मैं कोई ये नहीं है कि किसी संभावना से इनकार कर रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल इस दिशा में कोई बात नहीं हुई है, तो अभी उस पर कुछ भी कहना या बोलना वो ठीक नहीं होगा। अब साल भर से कम समय बचा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, 6 से 8 महीने का समय है। आपकी समझ से क्या कोर इशू क्या होगा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है उत्तर प्रदेश में, जो कम से कम आप लोग तो पूरे जोर शोर से उठाएंगे? देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में मुद्दे की बात पूछेंगे तो नौजवान बेरोजगारी की मार से करा रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है। 6 साल, 8 साल, 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन अखबारों की सुर्खियां बनी रहती है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, जिसके बारे में कोई बोलता नहीं था, छोटे छोटे मामलों में, अस्पताल की खरीद में, स्कूल की खरीद में, स्वेटर में, जूते की खरीद में, बस्ते की खरीद में, किताबों की खरीद में, मिड डे मील में, इतना लंबे पैमाने पे आपको स्कूल और अस्पताल में भ्रष्टाचार मिलेगा कि आप देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। तो विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। नए रोजगार कहीं नहीं लगाए गए। इन्वेस्टर समिट पे बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, लेकिन उस आयोजन में जितना खर्च होता है उतना भी वो कंपनी नहीं करती उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, वहां पे बिजली की महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, वहां पर जैसा मैंने आपको कहा है एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये तमाम मुद्दे को लोग तैयारी अपनी पूरी कर रहे हैं। और जो हमारा दिल्ली का मॉडल है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम यहाँ पे करके दिखाया है, उस मॉडल को लेके हम लोग
यूपी में भी जाएंगे और उस पर काम करेंगे। संजय जी, क्या इतनी ताकत आम आदमी पार्टी की है कि कोई प्रतिरोध लखनऊ के अंदर बड़ा प्रतिरोध कर सके? चुनाव में आप लोगों ने मेरे सफलता ख्याल जाहिर से की, ये तो मैं भी जी महीने का आप जी इतिहास उठा के देखेंगे तो अपोजिशन की भूमिका में और सड़क पे लड़ते हुए, मुकदमा लिखवाते हुए, लाठी खाते हुए हमारे एक नहीं अनेक कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है, जेल भी गए हैं और बहुत सारे इश्यूज के ऊपर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, आंदोलन किया है। मेरे ऊपर 14 मुकदमे किया बाबा जी ने, 14 मुकदमे जी। और मेरे ऊपर राष्ट्रद्रोह लगा दिया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया। मतलब जितनी भी प्रकार की उनकी कार्रवाई हो सकती है। अभी हम लोगों ने कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन युक्त मुफ्त ऑटो शुरू किया, उसको उठा के अंदर करवा दिया। आप कल्पना करेंगे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कितने खाली बैठे हुए हैं कि ऑटो गिरफ्तार करवा रहे हैं, उसके ऑटो पकड़वा रहे हैं। तो इस प्रकार की सोच के लोग क्या तो करेंगे? संजय जी, जो अमरीश जी कह रहे हैं वो मेरे हिसाब से सवाल यह है कि अब क्योंकि लॉकडाउन खुल रहा है, ओपनिंग अब शुरू हो गया है, तो जो राजनीतिक दलों की बड़े आयोजन, बड़ी रैली दिखती थी, उस तरह का कुछ आपकी तरफ से हम देख सकते हैं? बिल्कुल। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा, कोरोना से पहले हम लोगों ने मेरठ में बहुत बड़ी रैली की थी किसानों को लेकर। तो ऐसी हमारी कम से कम हर मंडल पे 18 मंडलों पे हमारी पूरी रैलियों की तैयारी थी। लेकिन इस बीच ये कोरोना आ गया, नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोग रैलियां, सभाएं और संघर्ष के कार्यक्रम उसको निश्चित रूप से करेंगे। क्योंकि कोरोना का टाइम था तो इसलिए वो सारी जो प्लानिंग थी वो नहीं हो पाया, लेकिन आगे करेंगे जरूर। देखिए, आज लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास के सामने कांग्रेस की महिलाओं ने प्रदर्शन किया, काफी को चोट आई। मतलब मुद्दा आपका उठाया था, लेकिन दूसरे राजनीतिक दल भी लोगों ने इसमें पहल की है, उसको इसको देखते हुए मैं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं मानता, इसको मैं जी बहुत अच्छा मानता हूँ। अगर आज सारी पार्टियां अपोजिशन की इस सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दें तो इससे अच्छा शुभ संकेत कुछ हो ही नहीं सकता। कम से कम प्रतिरोध की राजनीति दिखनी तो चाहिए इस देश में। आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, बाकी पार्टियों ने उस पर और आगे जाके काम किया, इसमें कहीं कोई बुरी बात नहीं और सबको करना चाहिए। एक राजनीतिक दल का धर्म बनता है कि अगर कहीं अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार दिख रहा है, अगर वो सत्ता में नहीं है, अपोजिशन में है, तो अपना प्रतिरोध दर्ज कराए। तो सबको कराना चाहिए, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है और इससे कहीं ना कहीं मुद्दे को ताकत मिलेगी। जी। इस मुद्दे को लेकर के हमें लगता है कि साझा रणनीति जो आपने उठाया और दलों ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस सामने आ चुकी है, समाजवादी पार्टी सामने आ चुकी है, सीपीआई तक ने अभी बयान जारी किया है, तो कोई सर्वदलीय मतलब एक तरीके से पहल हो सकती है इस मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, इस पे मैं तो अभी कुछ कह नहीं सकता। आगे कहीं कुछ अगर तैयारी होगी या कोई बात आती है सामने तब उस पर सोचेंगे। लेकिन मुझे कुल मिलाकर ये लगता है कि इस मामले में सबको बोलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ भाजपा के लोगों को भी बोलना चाहिए। जिन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया है इसमें बहुत सारे लोग ईमानदार भी होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे ईमान होंगे। तो उन भाजपा के विधायकों, सांसदों को भी पूछना चाहिए जिन्होंने लोगों से चंदा इकट्ठा किया है कि भाई हमारे क्षेत्र के लोगों ने जो चंदा दिया था करोड़ों रुपए, उसको क्यों खा रहे हो, इस तरह से भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो। तो इसमें तो भाजपा के लोगों को भी बोलना चाहिए। लेकिन संजय जी, बोल रहे हैं इसका सरकार या भारतीय जनता पार्टी से तो कोई संबंध नहीं है ना। ट्रस्ट अलग है, सरकार अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है जी। सीधा है, सीधा संबंध है। भाजपा का मेयर मैंने आपको बताया इसमें शामिल है, ऋषिकेश उपाध्याय। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के सारे, जैसे अमित मालवीय जी का नाम लिया इन्होंने, ऐसे तमाम नेताओं ने पूरी फौज अपनी लगा के राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पक्ष में, उनके भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़े होते हो। तो क्यों खड़े हो रहे हो भाई, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? तुमको तो बोलना चाहिए कि नहीं, इसकी गहनता से जांच हो, सच्चाई सामने आए, करोड़ों रुपए का चंदा लूटा गया है, इस पर कार्रवाई हो, ये बोलना चाहिए। ये बोलने के बजाय पूरी की पूरी भाजपा की लीडरशिप और भाजपा की फौज इस बेईमानी को जस्टिफाई करने में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर संकेत है कि इसमें इनका भी, जो हम लोग यहाँ अवधि में कहावत है कि शामिल बाजा, कहीं ना कहीं ये भी है लोग।
शामिल बाजा है ये सब शामिल बाजा है। ये बताइए संजय जी कि सांप्रदायिकता के सवाल पर आपकी क्या पोजीशन है? देखिए, हमारी पार्टी शुरू से हम लोगों का ये मानना रहा है कि सांप्रदायिकता, नफरत की राजनीति, इससे समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। और आपने देखा होगा कि जब भी मौका मिला है, सदन से लेकर सड़क तक पुरजोर तरीके से मैंने नफरत की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाई है। और उत्तर प्रदेश में भी या देश के पैमाने पे भी हमारा यही स्टैंड है हमेशा से कि अमन शांति से देश तरक्की करेगा। आपसी लड़ाई झगड़े से और ये जो इनकी रोज लड़ाने भिड़ाने की राजनीति, इससे कुछ नहीं हासिल होने का। आप संजय जी, आप तो समाजवादी आंदोलन से निकले हैं। रघु जी के साथ आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, पहली मुलाकात। तो समाजवादियों का भी कुछ उत्तर प्रदेश में कर्तव्य बनता है, जो समाजवादी लोग हैं उनका कुछ इस दिशा में भी सोच रहे हैं आप लोग? मैं तो आदरणीय रघु ठाकुर जी के सानिध्य में रह के मैंने राजनीति सीखी है। और समाजवादियों का सबसे बड़ा कर्तव्य वही है जो स्वर्गीय मधुलिंग जी की राजनीति से हमें दिखता था, जो राजनारायण जी की राजनीति से हमें दिखता था, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की राजनीति में हमने देखा, जो हिंदुस्तान के तमाम समाजवादी नेता, वो चाहे कर्पूरी ठाकुर जी रहे हों, तमाम वो नेता जिन्होंने जीवन भर सच की लड़ाई लड़ी, पार्लियामेंट में 2 की 3 की संख्या में भी रहे, तो उस समय के प्रचंड बहुमत की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ भी दहाड़ के उन्होंने गरीब और आम आदमी की आवाज को उठाया। तो मैं तो समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी धारा और समाजवादी सोच के लोगों को इस राजनीति को छोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी ताकत है समाजवादियों की। 77 के आंदोलन का इतिहास उठा के देख लीजिए, 89 के आंदोलन का इतिहास उठा के देख लीजिए, आजादी के आंदोलन का इतिहास उठा के देख लीजिए। तो समाजवादियों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और वो भूमिका प्रतिरोध की है, वो भूमिका विरोध की है, वो भूमिका सच के लिए लड़ने की है, लाठी खाने की है, जेल जाने की है। तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, जो भी अपने सोच और विचार से। मेरा संदर्भ गठबंधन को लेकर है, आने वाली विपक्षी राजनीति की गठबंधन एका को लेकर के। इस दिशा में कोई पहल, कोई भी इनिशिएटिव? जी, उस दिशा में अभी कोई अगर कोई पहल होगी तब मैं कुछ बता पाऊंगा। अभी तो मैंने जैसा आपको कहा कि इस पे कुछ भी मेरी ओर से बोलना जल्दबाजी होगी।